हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया मानवा। पिछली वीडियो की तरह आशा है ये मानवा भी आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक आलीशान महल। रात का समय और भारी बारिश हो रही है। महल की खिड़कियों से आती हुई रोशनी और गहरी नीले रंग की छाया एक गंभीर और रहस्यमयी माहौल पैदा करती है। और हमारी कहानी की फीमेल लीड वो खिड़कियों से बाहर देख के सोच रही, ये बसंत की बारिश वाकई बहुत तेज हो रही है। खैर वैसे भी आज मेरा सिर्फ स्केच बनाने का ही इरादा था, क्योंकि मुझे कागज को गीला करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मौसम मायने नहीं रखता। और एक पुतला को देखते हुए सोच रही, वाकई बहुत खूबसूरत। और वो पुतला को देखते हुए कह रही, मैं समझ सकती हूँ कि हेरोल्ड तुम्हें क्यों पसंद करता है, लेकिन ये देखते हुए कि तुम मेरे स्टूडियो तक आ ही गए हो, ऐसा लगता है कि वो तुमसे भी उब गया है। फिर दिखाया जाता है एक नेचुरल बॉर्न शिकारी हेरोल्ड मैक्लियोड, जो कि एंशिएंट हाउस का मास्टर और मेरा पति। लोग उन्हें युद्ध का हीरो के रूप से पूजते हैं, लेकिन मेरी नजरों में जिस तरह वो वार के मैदान में मृतकों की उंगलियों से अंगूठियां निकाल लिया करता था, वो ज्वेलरी से सजी हुई महिलाओं को ले जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके फादर उसे वार्निंग देते हुए कह रहा, तुम्हें काउंट के बेटे को जन्म देना ही होगा एबेलिन। और हमें पता चलती है फीमेल लीड का नाम होती है एबेलिन। और उसका फादर कह रहा है, एक बार जब मेरा पोता उत्तराधिकार बन जाएगा। और एबेलिन कह रही, पिताजी कृपया मैं इसके अलावा और कुछ भी करूंगी, शादी के अलावा कुछ भी। और तब उसका फादर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, फिर कहता है, अपना मुंह बंद करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तुम्हें पालने पोसने का कर्ज चुकाओ, तुम अपने खुद के पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और तब एबेलिन पूरी तरह से टूट जाती है और सोच रही, तब मुझे क्या कहना चाहिए था। मैं 15 साल तक उस छोटे से घर में कैद थी। जब से मुझे याद है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बल्कि माँ की देखभाल करने वाली थी। लेकिन चाहे मैंने जो कुछ भी कहा हो, आखिरकार नतीजा एक जैसा ही होता। और उसका हस्बैंड कह रहा है, तुम ना तो रोती हो और ना ही हंसती हो, क्या इसी तरह तुम्हें निकनेम मिला है, बेरन की चीनी मिट्टी की गुड़िया। फीमेल लीड कहती है, मुझे माफ करिए। फिर उसका हस्बैंड कह रहा, देखा जाए तो एक गुड़िया प्यार को कैसे जान पाएगी जब उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। और उसके हस्बैंड वहाँ से चला जाता है और वो सोच रही, प्यार। और सीन प्रेजेंट में आता है, वो पुतला को देखते हुए कह रही, शायद वो सही था। मैं भला कैसे जान सकती हूँ कि प्यार क्या होता है जब मैंने कभी प्यार पाया ही नहीं। कैसा महसूस होता होगा अपने दिल को किसी और के साथ बांटना। और वो स्टैचू का लिप्स को टच करने लगती है और उनकी गर्माहट कैसे बांटना चाहते हैं। और स्टैचू के करीब जाती है और उसे किस कर देती है। तब अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है। वो एकदम से चौंक जाती है और वो होश में आती है। फिर चारों तरफ देखती है, उसका कैंडल भी बुझ चुकी है और वो स्टैचू के लिप्स पे उसकी लिपस्टिक का दाग। और वो सोच रही, ये मौसम वाकई में बहुत खराब है। और तब मेड डोर नॉक करती है, कहती है, माय लेडी, आपको तुरंत मेन हॉल में आना होगा। और एवेलिन सोच रही, वो औरत यहाँ है। फिर जल्दी से जाने लगती है। मेड से पूछती है, पर उन्होंने कोई संदेश क्यों नहीं भेजा। मेड कहती है, उन्होंने कब हमें खबर भेजने की जहमत उठाई है, कृपया इससे पहले कि आप काउंट को फिर से नाराज करें, नीचे चले जाइए। और उसे वही बात याद आती है। वो औरत कही होती है, मैं तुम्हें फिर से पिछली बार की तरह सिर्फ पानी के साथ बंद नहीं करना चाहती। और लिवर्नन सोच रही, ये बहुत गुस्सा देने वाली बात है। हेरोल्ड के बीच जो मुझे अपनी सौतन का भी वेलकम ना करने के लिए मुझे सजा मिलती है, और मेरे पिता जो मुझे सिर्फ सांस लेने के लिए भी कौन से पीटते हैं, इसमें अंतर ही क्या है।
इस तरह जीने की बजाय मैं यहीं पर मरना चाहूंगी। और उसकी दूसरी रखेल गुस्से में कह रही, मूसलाधार इतनी बारिश हो रही है, मेरा स्वागत करने में तुम्हें इतनी देर हो गई। और मेड उसे माफी मांगते हैं। माफ करे लेडी रोजेना, मुझे पता नहीं था कि आप आज यहाँ आने वाली थी। और वो औरत कह रही, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माफी काफी है? और हमारी मेन लेड कहती है, हेरोल्ड कल शाम फिटास एस्टेट के लिए निकल गए हैं। फिर कहती है, किसने सोचा होगा कि तुम उस हवेली में आओगे जहाँ पति घर पर नहीं है। और वो औरत गुस्से में कहती है, ये मेरा पति का घर है, इसलिए ये मेरा भी है। मुझे अपनी मुलाकात के बारे में पहले से बताना क्यों चाहिए? मैं यहाँ जब चाहे तब आ सकती हूँ। और हाथ उठाते हुए कह रही, तुम्हारी इतनी मजाल। और जब वो थप्पड़ मारने वाली होती है तब आवाज आती है किसी को थप्पड़ मारने की। और देखती है वहाँ पे एक लड़का खड़ा है। वो सोच रही, कौन है ये? हाउस में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा मदद करे। और वो औरत कह रही, जय। और हमें पता चलता है हमारा मेन लीड का नाम जय है। और वो औरत कह रही, तुमने ऐसा क्यों किया? और एवलिन को कह रही, देखो तुमने मेरी बेटी के फेस पे क्या कर दिया, मुझे पहले देखने दो। और तब जय उसका हाथ को पीछे कर देता है। फिर कहता है, बस बहुत हुआ। और ये सुन के एवलिन शॉक होती है। और जब जय पीछे मुड़ता है और उसे देख के देखते ही रह जाती है। और हम देख पाते हैं हमारा मेन लीड बहुत ही बेहद खूबसूरत है। और एवलिन सोच रही, एक स्ट्रेट बैक और रेड लिप्स। और उसे वही स्टैचू के बारे में याद आती है जिसे वो पिछली बार उसके लिप्स पे चूमी थी। और इसी तरह इन दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं। और तब एवलिन वहाँ से पीछे घूम के भागते हुए वहाँ से चली आती है। वो औरत कह रही, हे तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से इस तरह से चली जाओगे? यहाँ आओ। एवलिन भागते हुए उसके कमरे में आ जाती है और उसके हार्ट बीट पूरी तरह से तेजी से धड़कने लगता है। वो सोच रही, क्या ऐसे हो सकता है कि मुझे कोई घातक बीमारी हो गई है? मेरी दिल, ऐसा लगता है जैसा मेरा दिल फटने ही वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वापस वो शांत पड़ जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। वहाँ पे एवलिन की टीचर कह रही होते हैं, हर आर्टिस्ट उनका अपना एक फरिश्ता होता है जिसे वो अपने दिल में रखते हैं। और एवलिन कह रही, अगर मैं पेंटिंग बनाना जारी रखती हूँ तो क्या मुझे भी अपने खुद के फरिश्ते से मिलने का मौका मिलेगा? उसके टीचर कहती है, बिल्कुल एवलिन, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपने खुद के फरिश्ते से मिलोगे। और सीन प्रेजेंट में आता है। ये सब बात याद करते हुए एवलिन वो सोच रही, मेरी टीचर से वो ना भूलने वाली कहे जाने वाली शब्द अभी भी मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। और उसके नजर पड़ती है खिड़कियों के बाहर। तब वही लड़का दिखता है और वहाँ पे वो बैठा हुआ। जब उसे देखने लगती है फिर से उसे ऐसा महसूस होता है जैसा उसका दिल में कुछ हलचल मची हो। और वो सोच रही, क्या ये फीलिंग्स इसीलिए क्योंकि मेरे दिमाग में यही सब ख्याल चलती रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शायद मेरा अपना फरिश्ता आखिरकार मेरे पास आ गया हो। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है महल के अंदर। और एवलिन सोच रही, जय, ये वही नाम था जिसे रोजेना उस लड़के को बुलाती थी जिसका अपना कोई सरनेम नहीं था। और तब वो औरत कह रही, तुम सभी को बता दो कि मेरे बेटे का चेहरा याद रहे और उसके साथ उसी के अनुसार ट्रीट करो। चलो भी जय, अपने कंधे सीधे करो। जब हम यहाँ ना हो तब भी तुम बेझिझक इसे अपना ही घर समझना। और वहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कह रहे हैं वो किस तरह के व्यवहार की उम्मीद करती है एक ऐसे बच्चे के लिए जो लॉर्ड हेरोल्ड का भी नहीं है। उसे लगता है कि उसका बेटा पद का उत्तराधिकार बनने वाला है। भले ही लॉर्ड हेरोल्ड एक वैध उत्तराधिकार पैदा करने के लिए बहुत बुढ़े हो गए हो, लेकिन एक बेस्या का बेटा भला एक रईस कैसे बन सकता है? राजा इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। और जय भी
ये सब बातें सुन पाता है और उनकी तरफ मुड़ता है, तब भी कुछ नहीं बोलता। और ये सब बातें भी एवलिन सुन पाती है और सोच रही बाकी सभी लोग जय का तिरस्कार करने में व्यस्त थे, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी और एवलिन उसके पेंटिंग बनाई होती है। जिस दिन वो खिड़कियों के बाहर बैठा था और देख के सोच रही ये सही नहीं है, काश मैं उसे पेंट करने के लिए उसका चेहरा करीब से देख पाती। हाँ, बस थोड़ा और करीब। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जय वहाँ बैठे हुए सोच रहा कितना थकाऊ और कितना उबाऊ है। रोसेना किस तरह के नामुमकिन सपने के पीछे भाग रही है। मुझे आश्चर्य है कि वो कब तक ये सब जारी रख सकती है। उम्मीद है कि उसे जल्द ही आराम मिलेगा। और उस दिन के बाद याद करता है, वो औरत कही होती है, अब से मैं तुम्हें अपने साथ कंट्री ले जा रही हूँ। जब हम वहाँ होंगे तो कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करना, बस शांत रहना और तमीज से पेश आना। हेरोल्ड को वो बच्चे पसंद हैं जो अपनी जगह जानते हैं। क्या तुम मुझे जवाब भी नहीं दोगे? और जय कहता है, इतने समय के बाद जब तुमने मुझे बड़ी मुश्किलों से छिपा कर रखा, क्योंकि एक बच्चा होना तुम्हारे लिए असुविधाजनक था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग बना रही हो, लेकिन मैं इसमें साथ नहीं हूँ। फिर वो औरत कहती है, ये राइट आंसर नहीं है जय। क्या मैं इस तरह दिखती हूँ कि मैं तुम्हें परमिशन मांग रही हूँ? और प्रेजेंट में आता है, सोच रहा ये ऐसा नहीं है कि मैं उसकी डॉल हूँ। और सोचता है, जब भी मैं इस हवेली में होता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं डूबते जा रहा हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि यहाँ एक और इंसान है जिसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे मेरे साथ। ऐसा लगता है ये घर भी काफी बिगड़ा हुआ है। और तभी हवा में एक पेपर उड़ते हुए उसके पास गिरता है और जब वो पेपर को उठाता है तो देखता है एक ड्राइंग और वो चारों तरफ नजर डालता है और उसे महसूस होता है कोई है और उस तरफ बढ़ता है। फिर कहता है, क्या आपको मुझसे कोई काम है? और वहाँ पे एवलॉन होती है। वो तो उसे इस तरह से देख के एकदम से चौंकी जाती है। उसके हाथ से ड्राइंग सेट भी नीचे गिर जाता है और वो ड्राइंग जय भी देखने लगता है। एवलॉन कह रही, नहीं वो तुम नहीं देख सकते। और जब जय उसकी ड्राइंग देखता है और सोचता है ये क्या है, क्या इसके नजरों में मैं ऐसा दिखता हूँ, हमेशा अकेला और एक वीक पर्सन। और वो ड्राइंग वहाँ पे छोड़ के चला जाता है और मन में सोच रहा, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और पीछे से एवलन उसे रोकती है, रुको, और उसे खींचते हुए बुलाने लगती है। और जय पीछे मुड़ता है और एवलिन कह रही, और इसे इस तरह से खींचते हुए देख के जय थोड़ा शॉक होता है, क्या मेरी ड्राइंग सच में इतनी खराब है? फिर कहता है, उस पेंटिंग के बारे में, क्या तुम मुझे इसी तरह से देखते हो? और एवलिन वो पेंटिंग को फिर से देखने लगती है और उसे लगता है ये पेंटिंग परफेक्ट नहीं बनी है। फिर कहती है, मुझे माफ करना, मेरी स्किल्स अभी भी बहुत खराब है, और उदास हो जाती है। और जय कहता है, अरे भूल जाओ, और सोच रहा है मुझे क्लैरिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं है। और उसके तरफ देखते हुए सोच रहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही है, आखिर वो मेरा ड्राइंग क्यों बना रही है। फिर उसके तरफ देख के वो कहता है, तुमने बिना मेरी परमिशन के मुझे अपने मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया है, क्या तुम्हें इसके लिए तारीफ की उम्मीद थी? कम से कम तुम मुझे इसका कंपनसेट तो दे ही सकते हो। एवलिन कहती है, कंपनसेट? और जय जाते हुए फिर से उसे खींचती है और जब पीछे देखता है फिर कह रही, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इसका हर्जाना दूंगी, तुम मेरी मॉडल बन जाओ। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक छोटा सा स्टैचू। और तब वो औरत कह रही, सच में ये किस तरह का घटिया तोहफा है। मैंने कपड़ों या गहने की चाहत के बारे में इतने सारे इशारे किए और उसने उन सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और वो स्टैचू को उठा के वो गुस्से में देखती है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और तभी वो स्टैचू को
तोड़ देती है और एक स्टैचू का टुकड़ा जाके जय के फेस पर लगती है और वो औरत कह रही, सच कहूँ तो ये सभी नोबल्स इतने मूर्ख क्यों होते हैं? क्या उसे लगता है कि मैं कचरे के इस टुकड़े के लिए उसकी शुक्रगुजार रहूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे एक नोबल व्यक्ति ने मुझे दिया है? फिर कहती है, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे साफ करो और याद रखना तुम्हें यहाँ के सभी नियमों का पालन करना होगा। और जय वो टूटा हुआ स्टैचू को देखने लगता है। सीन चेंज होता है और तब जय एवलिन के पास आता है और एवलिन कह रही, अपनी पसंद का कोई भी एक चुनो। इस महल की काफी सभी चीजें मेरी पति का है, लेकिन इस स्टूडियो की हर चीज मेरी है। वो मुझे वो सब चीज देता है जिनका अब उसके पास कोई यूज नहीं है। ये काफी मूल्यवान है, इसीलिए तुम इन्हें अच्छी खासी रकम में बेच सकते हो। और जय सोच रहा, तो ये उपहार नहीं है, बस वो चीजें हैं जिन्हें काउंट ने फेंक दिया है। और एवलिन कह रही, ये लड़की की गुड़िया राजधानी के वियर्डन थिएटर के सबसे प्रसिद्ध नाटक का मशहूर घोड़ा है। और जय सोच रहा, मुझे ये जानने के लिए कभी थिएटर जाना चाहिए था। फिर जय पूछता है, उन पिक्चर के टुकड़े का क्या? फिर एवलिन कहती है, ये वो पोस्ट कार्ड है जिन्हें हेरोल्ड फेंकने वाला था। वो कहते हैं कि यहाँ पिक्चर में दिखाई गई जगह पर पहुँचने के लिए आपको 5 दिन तक जहाज में यात्रा करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी वहाँ जा पाऊंगी। और वो पिक्चर को वो देखने लगती है और जय भी ये देख पाता है और उसके पास जाके वो पिक्चर को वो भी देखने लगता है। फिर कहता है, क्यों नहीं, तुम्हारे पास पैसा है और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें बस चले जाना चाहिए, है ना? और एवलोनी सोचती है, क्या मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं एक बार भी इस घर से बाहर नहीं निकली हूँ। फिर कहती है, अगली बार जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो वो एक ताबूत में होगा। और उससे ये बात सुन के जय सोचता है, ये उमेन। और तब उसके हाथ के टकराव से एक स्टैचू नीचे गिरने लगती है। एवलिन भी और भाग के जाके वो स्टैचू को वो टूटने से बचा लेती है। जय देख पाता है और वो स्टैचू की लिप्स में लिपस्टिक का दाग। और ये देख के एवलिन बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। फिर कहती है, रुको। और जय ये सब देख के सोच रहा, अपनी पसंद की जगहों के पोस्ट कार्ड इकट्ठा करना जहाँ वो जा नहीं सकती, उन नाटकों की गुड़िया प्रदर्शित करना जिन्हें वो देख नहीं सकती, और उसमें उसकी खुद की ड्राइंग भी शामिल होती है। यहाँ सब कुछ ऐसा है जो उसे कभी नहीं मिल सकता, कुछ ऐसा जिसे वो पा नहीं सकती। और सब एक एक करके उसे सारी बात याद आते हैं, और जैसे इनकी मुलाकात हुई थी और उसकी एक एक इच्छा जो कि पूरी तरह से एक सपनों से भरी है। और उसके पास उसका अपना सिर्फ स्टूडियो ही है जिसे वो खुद का कहती है। और जय को भी महसूस होती है ये महल में जो उसकी तरह ही एक इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि एवलिन ही है। फिर स्टैचू को टच करते हुए कहता है, मुझे लगता है काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कह के वो जाने लगता है, लेकिन एवलिन उसे रोकने की कोशिश करती है। रुको, पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें ऐसा कुछ दिखाने का कभी नहीं था। मैं तुम्हें समझाती हूँ अगर तुम घबराए हुए हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले क्या हम बात कर सकते हैं? जय पीछे मुड़ता है और अचानक से वो किस कर देता है, और एवलिन को ऐसा पहली बार महसूस हुई है जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जय होश में आता है, फिर उसे पीछे करता है। एवलिन कह रही है, तुमने ये क्या किया? ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जय ब्लश करते हुए वहाँ से वो चला आता है। और एवलिन वहाँ पे खड़ी हुई सोच रही, अचानक से मुझे क्या हो गया? उस दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। एवलिन उसी का इंतजार में होती है, सोच रही मैं उसे आज भी नहीं देख पा रही हूँ। उस दिन का वो किस, वो क्या था? मुझे उस दिन की याद बार बार क्यों आ रही है? तब मेड की आवाज आती है। मेड कहती है, काउंट आपको
ढूंढ रहे हैं। एवेलिन कहती है, क्या? हेरोल्ड, मेड कह रही, वो नॉक्टर्न लेक पर बोट राइडिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो कृपया तैयार हो जाइए, मेन हॉल में आ जाइए। एवेलिन पहले तो कंफ्यूज होती है और तैयार हो जाती है, सोच रही हेरोल्ड मुझे ढूंढ रहा है, क्या चल रहा है? हमें एक शब्द भी कहे हुए बहुत समय बीत गया है। और जब देखती है हेरोल्ड भी उसे देखता है, फिर कहता है, अच्छा तो तुम हो एवेलिन, मुझे याद नहीं है कि मैंने सुना था कि तुम आज बाहर जा रहे हो। ये सुन के एवेलिन समझ जाती है मेड की वही जानी पहचानी नीचा दिखाते हुए मुस्कुरान, और सोच रही मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है। जैसे ही उसने कहा कि हेरोल्ड मुझे ढूंढ रहा है, और तब जय को भी देख पाती है, उससे बहुत खराब फील होती है। फिर कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने मेड की बात को समझने में गलती कर दी, और वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे से हेरोल्ड कहता है, खैर मैंने कहा तो था कि मैं सबको ले जा रहा हूँ, इसीलिए ये एक ऐसी गलती है जो आसानी से हो सकती है। एवेलिन कहती है, मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैं अब वापस जा रही हूँ, और सोच रही जय के सामने मैं खुद को और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती। तब हेरोल्ड कहता है, नहीं, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। फिर कहता है, दूसरी गाड़ी तैयार करो। और वो औरत चिढ़ के कहती है, काउंट? हेरोल्ड कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर वो लेडी कहती है, मुझे तुमसे अलग बैठने की जरूरत तो नहीं है ना? हम साथ में नहीं रहते, इसीलिए वैसे भी हमें एक दूसरे को देखने का समय मुश्किल से ही मिलता है। फिर हेरोल्ड कहता है, मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ मेरी इस डिजायर को समझती होगी कि मैं अपनी प्यारी दोस्त के साथ थोड़ा समय बिताऊं, है ना? फिर कहता है, इसके बजाय ये कैसा रहेगा अगर जय और मेरी वाइफ साथ में सवारी करे? और तब इन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है, और वो औरत चिपकती हुई कह रही, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा बेटा बातचीत करने में काफी माहिर है, तुम ये कर सकते हो, है ना जय? और जय कहता है, हाँ, जब तक काउंटेस को इससे कोई दिक्कत ना हो। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एवेलिन और जय एक ही सवारी में बैठे हुए होते हैं। एवेलिन सोच रही, उस दिन मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन उसे एक भी शब्द ना कहते हुए देखकर वो हम दोनों के लिए चीजों को ऑकवर्ड बनाने से बचना चाहता होगा। मैं चाहती हूँ चीजों को और ज्यादा अनकंफर्टेबल करने में अवॉइड करूँ। और जय भी वहाँ पे शांत बैठा होता है। जब उसकी तरफ देखता है, एवेलिन बहुत ध्यान से खिड़कियों के बाहर देख रही, और वो सारे लेक पे पहुँच जाते हैं। वो लेक वाकई बहुत सुंदर होती है। एवेलिन जब सवारी से निकलती है, देखती है इतना सुंदर लेक, और कह रही, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हवेली के पास इतनी सुंदर झील भी है। वो तो पहली बार देख के देखते ही रह जाती है। ये सब जय भी देख पाता है, और जय भी उसे देखते हुए सोच रहा, वो सच में उस हवेली के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। और वो औरत उसे आवाज देते हुए बुलाती है, जय, बस वही मत खड़े रहो, यहाँ आओ। और जय सुन पाता है, और दोनों ही वो टेबल के पास जाते हैं। फिर जय कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे एक चेयर की कमी है। फिर वहाँ का गार्ड हेरोल्ड से कहता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी को तो तैयार कर ली गई थी, लेकिन चेयर्स और सामान पर ध्यान नहीं दिया गया। ये मेरी लापरवाही थी कि मैंने चीजों को ठीक से नहीं संभाला। ये सब भी एवेलिन सुन पाती है और कहती है, मैं सच में बस यही कहने वाली थी कि धूप मेरे लिए बहुत तेज है और मैं कैरेज के अंदर ही रहना चाहूंगी। फिर हेरोल्ड कहता है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तुम्हारी तबीयत इतना नाजुक है। और वो औरत कहती है, ओह, क्या बेहतर नहीं होगा कि हम बस वापस हवेली लौट चलें? फिर एवेलिन सर झुकाते हुए कहती है, नहीं, मैं सच में ठीक हूँ और शुक्रिया। और ये कह के वो जाने लगती है। वो औरत कह रही, अब जय, हम इतनी दूर आए हैं तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन जय की नजर एवेलिन के ऊपर ही होता है। वो उसके लिए बहुत बुरा फील करता है और एवेलिन जाते हुए पीछे घूमती है। वहाँ पे
बहुत सुहाना मौसम, बहुत सुंदर नजारा वो तीन लोगों को देख पाती है और उसे ऐसा लगता है वो हमेशा जैसे ही आज भी अकेली। और तब जय कह रहा, खैर जो भी हो, क्या आपको विश्वास हो रहा है ये लेक बेहद ही खूबसूरत है? फिर हेरोल्ड पूछता है, क्या ये लेक तुम्हें पसंद आई? नॉकटर्न लेक मैक्लाउड परिवार की सभी संपत्तियों में भी कुछ खास है। फिर जय कहता है, हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर हम एक साथ नाव पर बाहर जा सके तो ये जीवन भर के लिए एक यादगार पल बन जाएगा। फिर हेरोल्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मौसम हमेशा नहीं रहेगा और हम इतने दूर आ गए हैं? इसीलिए वो दोनों निकल पड़ते हैं नाव की सवारी करने के लिए। और दूर से जय भी उनको देख रहा होता है कि ये लोग कब जाएंगे। जब वो चले जाते हैं जय पीछे मुड़ता है और कैरेज के पास आता है। कैरेज के अंदर एवेलिन चुपचाप बैठी हुई जय को देख के कहती है, क्या कोई बात है? और तब जय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एकदम से अपनी बाहों में ही उठा लेता है। एवेलिन तो ये सब देख के पूरी तरह से शॉक होती है। फिर जय कहता है, एक पल के लिए मेरी तरफ देखो। और जय उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और तब एवेलिन को हाथ खींचते हुए उससे भगाने लगता है। एवेलिन भी उसका साथ देती है और वो फील कर रही है कि पेड़ पौधों की खुशबू, ये गर्म हवा का झोंका उसके गालों को छू रहा है। जय का हाथ की गर्माहट, अस्त व्यस्त होती दिल की धड़कन। कितने साल हो गए हैं जब से मैं इतनी तेज दौड़ी हूँ। वो मुझे कहाँ ले जा रहा है और फिर भी मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। ये पल को जी भर के महसूस करना चाहती हूँ। मैं इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहती। और तब भागते हुए उसके पैरों की हील टूट जाती है। फिर देख पाते हैं एवेलिन कह रही, मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक मामूली खरोच है। जय कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इसे देखने दो। एवेलिन कह रही है, सबसे जरूरी बात, हेरोल्ड और रोसेना वो कहाँ पे है? उनका क्या हुआ? जय कहता है, वो दोनों अब तक झील के बीच में होंगे। हील पहनाते वक्त उसे थोड़ा दर्द भी होती है। जय उससे सॉरी कहता है। एवेलिन कह रही, ये तो बस एक एक्सीडेंट थी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और जय कह रहा है, ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी पैरों की अभी जो हालत है और उस दिन जो मैंने तुम्हें किस किया था दोनों बार, और जब मैंने कहा था अगर काउंटेस को बुरा ना लगे तो इसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल हुई होगी, और फिर भी लास्ट में मैंने तुम्हें यहाँ तक अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं कोई जल्दबाजी में बहाना बनाने की कोशिश करता और मुझे लगा कि मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा, लेकिन इतने दूर आने के बाद भी तुम्हें यहाँ देखकर अभी भी खुद को रोक नहीं पाया। कैरेज के अंदर बंद रहना, मैं बस ऐसा नहीं कर सका। क्या मेरे जैसे कोई इंसान तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? ये सब सुन के एवेलिन कहती है, जय, जिस दिन से तुम मैक्लियोड मैनर आए हो, जिस पल से मेरी नजर तुम पर पड़ी, मैं हमेशा से तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहती थी। फिर जय पूछता है, क्यों? तुम मेरा पेंटिंग बनाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? एवेलिन कहती है, वो इसलिए, तुम मुझे इस तरह से देखते हो, ना मेरी फादर ना हेरोल्ड, तुम और सिर्फ तुम। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हें सच में पता है कि मेरा भी अस्तित्व है। और उसके लिप्स टच करते हुए कह रही, तुमने कहा था कि मुझे किस करना तुम्हारी गलती थी, लेकिन जब तुमने मुझे किस किया तब मुझे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और उससे ये सब बात सुन के वो तो एकदम से ब्लश करते हुए शर्माने लगता है। फिर कहता है, तुमने वो बात जो तुमने अभी कहा, और एक आवाज आती है, ठीक है, मजाक करना बंद करो, वहाँ गाड़ी तैयार करो, तुम लोग पहले इस तरफ की सफाई शुरू करो। एवेलिन कहती है, क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? जय कहता है, हाँ, हमें वापस जाना चाहिए। और वो जाने लगते हैं। फिर जय कहता है, अगर ये ना तो कोई गलती थी और ना ही कोई दोस्त, तो फिर क्या इसे एक बार फिर से करना ठीक होगा? एवेलिन शौक होते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? और ये बात सुन के प्लस करते हुए शर्माने लगती है। और जय समझ जाता है, प्यार से उसके गालों को टच करते हुए उसे किस कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों
हेरल्ड और रोजेना भी जेल से वापस आ जाते हैं और रोजाना कहती है, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत गया। हेरोल्ड कहता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और वहाँ पे जे तो आराम से बैठा हुआ होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर रोजेना पूछती है, जे क्या तुम तभी से यहीं पर ही बैठे हुए हो? और जे कहता है, मौसम इतना अच्छा था कि मुझे नींद आ गई। और रोजेना कह रही, ओहो ये लड़का, तुम इतने दूर यहाँ तक आए और पूरा समय सोते रहे। और हेरोल्ड एवलिन को ढूंढ रहा होता है और गैरेज को तरफ देखते हुए कह रहा, वो उस गाड़ी के अंदर से बिल्कुल भी नहीं हिली। कितनी बोरिंग और बकवास औरत है। फिर गार्ड कहता है, लॉर्ड हेरोल्ड सब कुछ तैयार है। फिर हेरोल्ड कहता है, रोजेना गैरेज तैयार है, तो अभी हमें वापस लौटना चाहिए। और रोजेना कहती है, ओहो कितने अफसोस की बात है। और वो दोनों उनकी गैरेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जे भी एवलिन के पास आता है। जब दरवाजा खोलती है, एवलिन थोड़ा शॉक होती है। फिर जब देखती है वो जे है, वापस मुस्कुराने लगती है। जय कहता है, तुम परेशान मत हो। वो आदमी को तो ऐसा लगा जैसे तुम पूरे टाइम ये गैरेज के अंदर ही हो। और एवलिन सैड होते हुए कहती है, मुझे लगा उसे पता चल गया होगा। तब जय उसके गालों को टच करता है और प्यार से एक फ्रूट खिलाता है। फिर कह रहा, क्या तुम्हें पता था कि पास ही में रसबेरी की एक झाड़ी है? और एवलिन कहती है, मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ और मुझे इस तरह की बातें बताने वाला कोई नहीं है। और जय पूछता है, जब तुम मैनर में होती हो तो क्या तुम हमेशा अकेले ही होती हो? एवलिन कहती है, नहीं, थर्सडे और फ्राइडे को मैं बटलर के साथ वही खातों की जांच करती हूँ। हालांकि सच तो ये है कि सारा काम बटलर ही करता है और मैं बस चीजों पर सिग्नेचर करती हूँ। और जय कहता है, फिर अगर कभी मेरा ट्यूसडे को हवेली आना हुआ तो मैं हर बार तुम्हारे स्टूडियो में जरूर आऊंगा। और करीब जाके कहता है, रास्पबेरी का स्वाद कैसा था? क्या वो पके हुए थे? और एवलिन अपना नजर झुकाते हुए कह रही, ओह अभी नहीं, मुझे लगता है कि वो थोड़े खट्टे हैं। और जय तब उसको खींचते हुए अपना पास ले आता है। फिर कहता है, तुमने सही कहा। सीन चेंज होता है और दिखा जाता है महल के अंदर। तब एवलिन पेंटिंग कर रही होती है, वो भी जय की। जय वहाँ पे बैठा हुआ उसके तरफ देखता है। एवलिन बहुत ध्यान से उसकी पेंटिंग बना रही होती है। तब जय कहता है, जब तुम लगातार यहाँ देखते रहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए? एवलिन कहती है, हिलो मत। और जय कहता है, तभी तो मैंने शुरुआत से कहा था कि हमें यही पोज देना चाहिए। मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ये बात बोलते हुए फिर वो सोचने लगता है, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद ऐसा क्यों। फिर कहता है, तुम्हें देखने के लिए कम समय होने का विचार ही एक बर्बादी जैसा लगता है। अजीब है ना? और एवलिन कहती है, तुम्हें पता है आज आंगन में एक टी पार्टी होने वाली है, इसीलिए सारा स्टाफ वहाँ गया होगा। पीछे के बगीचे के डहलिया के फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं, तो अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी ना हो तो। और जय कहता है, क्या हम बाहर चले? फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हेरोल्ड और रोजेना को। और हेरोल्ड कह रहा, काउंट वाकई हमेशा की तरह अद्भुत है। आर्ट के लिए उसकी परखी नजर, मैनर के फर्नीचर की व्यवस्था, उनकी हर पसंद बस बेमिसाल है। और उसके मुंह से एवलिन के बारे में बात करते हुए वो तो पूरी तरह से चिढ़ रही होती है। फिर हेरोल्ड कह रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि काउंट की हवेली में रोजेना को मुझे देखने मिलेगा। और तब रोजेना कहती है, मैंने सुना था कि आप पिछले कुछ समय से दुकान पर नहीं आ रहे थे, तो आखिरकार इसकी कोई वजह थी? और तब हेरोल्ड कहता है, वो 1 घंटे के लिए भी मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकता हूँ? जब वो इतनी प्यारी बातें करती है तो मैं भला उसे खुद से दूर कैसे रख सकता हूँ? और सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है ये सब बात सुन के आने के बाद वो पूरी तरह से गुस्से में है। और जय उससे इस तरह से देख के पूछता है, रोजेना? और तब रोजेना गुस्से में कहती है, वो आदमी एक नकली रईस जिसने अपनी हैसियत पैसे देकर खरीदी है, और वो अभी भी हेरोल्ड के सामने मेरे साथ एक सामान्य औरत की तरह व्यवहार करता है। फिर जय कहता है,
क्या आज तुम काउंट के अलावा किसी और से मिले थे? वो औरत कहती है, बिल्कुल, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कोई आने वाला है तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जगह जल्द ही मेरा घर बनने वाली है। मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊंगी? और जे के गले लगा के कह रही, तुम्हें इसे ठीक से संभालने की जरूरत है। उसे महसूस कराओ कि तुम्हारे पास एक उत्तराधिकारी बनने के लिए जो चाहिए वो सब है। जे कहता है, तुम अब किस बारे में बात कर रहे हो? फिर पूछती है, तो तुम अगले हफ्ते ट्यूसडे को फिर से जा रहे हो, है ना? तुम ये बात नहीं कह रहे हो या तुम नहीं कहना चाहते हो? तुम पिछले कुछ समय से हवेली नहीं जाना चाहते थे, है ना? देखो तुम कितने अच्छे बन रहे हो, लेकिन अचानक तुम में बदलाव कैसे हो गया? ये तो बहुत अजीब है ना जे? और तुम्हारे कपड़ों पर ये किसकी खुशबू है? और जे उसका हाथ छुड़ाता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। मुझे लगता है कि काउंट की हवेली के नौकर भी परफ्यूम लगाते हैं। और रोजेना कहती है, मुझे नहीं पता कि किस लड़की ने तुम पर हाथ उठाया है, लेकिन उसे समझा देना कि अगली बार उसकी औकात उसे जैसे अच्छे से पता हो। और वैसे भी तुम जल्द ही काउंट का बेटा बनने जा रहे हो। और ये बात सुन के जय सोच रहा, वो इतनी पक्की तरह से क्यों लग रही है? ऐसा नहीं होगा, या शायद कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर से चेंज होता है और दिखाया जाता है जय वापस हवेली में आया होता है और वो थोड़ा सा अपसेट लग रहा होता है। उसे एवलिन भी देख पाती है, फिर मन में सोच रही, क्या कुछ हुआ है? पूरे दिन उनका चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर कहते हैं जय एकदम से चौंकते हुए जवाब देता है। फिर एवलिन कहती है, तुम बोर हो जाते होगे यहाँ हर समय फंसे रहकर, है ना? जय कहता है, क्या ऐसा नहीं है? फिर कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें बिना किसी बात के परेशान किया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे सुलझाने की जरूरत है और ये थोड़ा भारी महसूस हो रहा है। फिर एवलिन कहती है, तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? और वो दोनों म्यूजियम के अंदर आते हैं और जय देख के सोच रहा, तो वो मुझे यहाँ ला रही थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई जगह भी मौजूद है। और तब एवलिन कहती है, आमतौर पर तुम्हें हेरोल्ड की परमिशन के बिना यहाँ आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब तक कुछ नया नहीं आ रहा है तब तक यहाँ कोई नहीं आता है। इसलिए आज ठीक रहेगा। जब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, तो अक्सर मैं इन पेंटिंग को देखने के लिए मैं घंटों घंटों यही रह जाती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस हिस्से को इस तरह क्यों रंगा है। इस फूल का नाम क्या है? जैसे ही मैं इस तरह की चीजों के बारे में सोचने लगती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है वो पेंटिंग्स मेरे साथ बात कर रही है और मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ जो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ जो मेरे दिमाग में जो सब बात सोच के मैं परेशान हो रही होती हूँ। फिर जय कहता है, ये पेंटिंग्स ऐसा लगते हैं कि वो तुम्हारे साथ बात करते हैं। फिर एवलिन पूछती है, क्या ये बात तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है? शायद तुम्हें ऐसा ही लगेगा क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ। मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और फिर वैसे ही रही। और मेरे पिता ने जिस भी बिजनेस में हाथ डाले उनका परिणाम बहुत बुरा रहा। इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं ही बची थी। और उसके मदर कही होते हैं, एवलिन तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मुझे कपड़ों या गहनों की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि हम उस पैसों का यूज तुम्हारे आर्ट क्लास के लिए करें, मुझ जैसे इंसान के लिए जिसे दिन भर अंदर बंद रहना पड़ता था। मेरी माँ ने जिस आर्ट टीचर को बुलाया था वो सच में बहुत खास थे। फिर कहते हैं, ओह मुझे माफ करना, मैं अपने ही बारे में बोले जा रही हूँ। मुझे लगा कि इस कलाकृतियों को देखने से तुम्हें भी कुछ मदद मिल सकती है। फिर जय कहता है, नहीं, मुझे ये पसंद आ रहा है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। फिर पूछता है, क्या वो टीचर एक आदमी था? एवलिन कहती है, नहीं, वो एक महिला थी, शायद अभी मेरी जो उम्र है
उससे करीब 3 साल बड़ी। ये बात सुन के वो शांत पड़ता है, फिर पूछता है, क्या तुम्हारी कोई पेंटिंग भी यहाँ टंगी हुई है? फिर एवलिन कहती है, हेरल्ड को मेरी पेंटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए मेरी हुनर सिर्फ एक नोबल महिला के लिए एक हॉबी की तरह है और कुछ नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? जय कहता है, तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है और सारा पेंटिंग देखने लगते हैं। और जय अपना मन में सोच रहा है, सच कहूँ तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस सब का आखिर क्या मतलब है। अगर इन मूर्तियों में से एक को बेचने से इस महीने का किराया निकल जाए तो मैं इसे पलक झपकते ही बेच दूंगा। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जिसकी एवलिन को सच में जरूरत है। और तब एवलिन को वो ध्यान से देखने लगता है और जब कहने वाला होता है तब उन्हें आवाज आती है दरवाजा कोई ओपन करने की। वो दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे तो वही दोनों नवे नहीं आए होते हैं, हेरोल्ड और रोजेना। और रोजेना कह रही, ओ माय गुडनेस, क्या ये सब आपका पर्सनल कलेक्शन है? इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप सिर्फ सुंदर चीजों को ही इकट्ठा करते हैं। मैंने सच कहा ना? और तब एवलिन और जे को छुपना पड़ता है और वो दोनों छुप जाते हैं